हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम कि वो जब एक स्प्रिंग से अगर दो ब्लॉक कनेक्टेड हो तो उनका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए हैं। एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। लेट से ये अभी अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू की वैल्यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स की जीरो है, u1 भी जीरो है, u2 भी जीरो है। और ये नेचुरल लेंथ कंडीशन में है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमने इन ब्लॉक्स को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कि इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो रुका हुआ ही है। तो लेट से पहला वाला ब्लॉक m1 जो है वो x1 डिस्टेंस मूव कर गया और m2 जो है वो लेट से x2 डिस्टेंस मूव कर गया। ठीक है। तो अब क्या होगा, स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी, स्प्रिंग कोशिश करेगी इन दोनों को पास में लाने की। ठीक है। कितना फोर्स लगाएगी स्प्रिंग? देखो, अगर m1 ब्लॉक की अपन बात करें तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो कितना होगा, k जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेचिंग, वो कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2। तो इतना फोर्स लग गया ब्लॉक 1 पे और इतना ही 2 पे भी लगा है। ठीक बात है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है क्योंकि। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। ये मैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स, अच्छा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m1 x1 जो है वो m2 x2 के बराबर हो गया। ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सिस्टम जो है सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है। ठीक है, उसको ऐसे ऑसिलेट कर रहा है सिस्टम, है ना। मतलब ब्लॉक जो है ऐसे दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर पास जाते जाते वो कहीं चल के नहीं जा रहे। ठीक है। मतलब हम सिर्फ टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर अपन देखें, इस इक्वेशन से अपने को क्या मिला, m1 x1 अपॉन m2 शुड बी इक्वल टू x2। यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 x1 अपॉन m2। अब यहाँ से x1 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k अपॉन m1, और यहाँ से x1 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ गया 1 प्लस m1 m बाई m2, और ये x1 कॉमन ले लिया। इसको मैं फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ तो मेरे पास आ गया k m1 m2 और ऊपर आ गया m1 प्लस m2 ये x। ठीक है। अब हमें पता होता है कि एक्सेलरेशन जब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x होता है विद द डायरेक्शन ऑफ a एंड x अपोजिट। देख रहे हो यहाँ पर, जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो इस तरफ होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर वेक्टर नोटेशन में या एल्जेब्रिकली बात करूं तो ये एक्चुअली में a1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, अगर a और x का डायरेक्शन कंसिडर करूं तो। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है जिसमें कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो अगर मैं इधर इक्वेशन को कंपेयर करूं, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1 और 2 को कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, k m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है। और टाइम पीरियड इस वैल्यू में उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरा टाइम पीरियड आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर में जाएगा ये, तो k m1 प्लस m2 और ऊपर आ गया m1 m2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, ये जो फैक्टर है ये आप देख सकते हो कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको अपन म्यू कह सकते हैं और इसको आम भाषा में रिड्यूस्ड मास बोला जाता है। ठीक है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका कि मास म्यू के बराबर है, ठीक है, और वो एक रिजिड वॉल से कनेक्टेड है, तो उसका टाइम पीरियड भी 2 पाई रूट m बाई के यानी कि म्यू बाई के यही आएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। सी यू नेक्स्ट टाइम।